Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are well and your examinations preparations are going well also. So in this video we are now going to cover our BSc 4 semester Zoology Unit 2 and ये जो वीडियो है ये आपको वन शॉट के रूप में मैं प्रोवाइड करूंगी. इस यूनिट का नेम है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. यूनिट 1 में ऑलरेडी हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसे पढ़ा है. एक्चुअली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो वो हमने कवर कर लिया है. ठीक है, ये सारी वीडियोस आपको बीएससी 4 सेमेस्टर के बायो बाई बैच के अंडर प्रोवाइड की जा रही है और ये जो बैच है ये आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है. 8 यूनिट्स आपको बॉटनी की एंड 8 यूनिट आपको जूलॉजी की यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी. बाइलिंगुअल लैंग्वेज यानी हिंदी एंड इंग्लिश में मैं वीडियोस प्रोवाइड करूंगी. 5 डेज इन अ वीक मैं कोशिश करती हूँ कि आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूं. मैं भी नहीं जानती कि ये 5 दिन कौन से होंगे वीक के, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आप हमेशा थोड़ा अपडेट रहो कि चैनल पर वीडियो आई या नहीं आई. ठीक है, देखो ये टेबल ऑफ कंटेंट हमारी यूनिट 2 का है. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू कि बॉटनी के यूनिट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी खत्म कर दिए हैं. ठीक है, तो बॉटनी यूनिट 1 जो है ये कंप्लीट है. अगर हम जूलॉजी यूनिट 1 बोले तो ये भी कंप्लीट हो चुकी है. एंड आज हम जूलॉजी के यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है. आज यूनिट 2 हम कंप्लीट करेंगे. इसके बाद बॉटनी की अगर हम बात करें तो यूनिट 2 की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं. 2 क्लासेस इसमें आएंगी, एक आ चुकी है और आपका जो यूनिट 2 है बॉटनी का वो खत्म हो जाएगा. तो आउट ऑफ 16 यूनिट हम लोग 4 जो यूनिट है वो तो खत्म कर ही लेंगे इस हफ्ते में. फिर आपके और 12 यूनिट बचेंगे जिन्हें मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगी. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन द टुडेज वीडियो. टॉपिक ऑफ कंटेंट क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या है हमारे इस यूनिट का. तो इस यूनिट में आपको सिंगल सेल प्रोटीन पढ़ना है, बायोसेंसर्स बायोचिप्स पढ़ने हैं, क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक इंप्रूवमेंट देखना है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, डेवलपमेंट ऑफ डीएनए ड्रग्स एंड वैक्सीन. तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो बी पेशेंट. ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ना. नाउ moving on the video, role of recombinant DNA technology in human welfare. First of all I want to tell you, देखो आप सिंगल सेल प्रोटीन की बात कर लो, आप ट्रांसजेनिक एनिमल की बात कर लो, ट्रांसजेनिक प्लांट की बात कर लो, या फिर आप डीएनए ड्रग्स या वैक्सीन की बात कर लो, ये सब कुछ जो आप देख रहे हो ये सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाए गए हैं. किसके लिए बनाए गए हैं? फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, कि मनुष्य के काम वो आ सके. ठीक है, अब इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? देखो हमेशा से ही हम जानते हैं कि ह्यूमन को 3 मेजर प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं. अगर हम आज की बात करें, आज भी हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. पहले की बात करें तो पहले भी हम ये समस्याएं को हम इसका सामना करते थे और कल को आए दिन में भी हम करेंगे. ये 3 समस्याएं कभी जाने वाली नहीं है, ये हमेशा ही आप देखते हो कि चलती रहती हैं. 3 समस्याओं में क्या है कि फूड का शॉर्टेज, यानी कि भोजन की कमी. हम हमेशा देखते हैं कि भोजन की कमी होती ही जा रही है. ठीक है, हेल्थ इश्यूज, बहुत ज्यादा हेल्थ, पहले से अगर आप अभी तक के स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो स्वास्थ्य समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं. फिर थर्ड हम बात करें तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी पर्यावरण समस्याएं. देखो इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, है ना, वी आर सराउंडेड बाय द इन्वायरमेंट. ये पूरा इन्वायरमेंट है, बीच में कहीं हम रह रहे हैं. ठीक, अगर इन्वायरमेंट में कोई दिक्कत आती है, इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम या समस्या होती है तो वो डायरेक्टली हमें अफेक्ट करेगी. तो दीज आर 3 प्रॉब्लम जो ह्यूमन को कभी भी सही से रहने ही नहीं देती है. कोई एक ना एक प्रॉब्लम चलती रहेगी. ठीक है, अब ये सारी प्रॉब्लम्स हो क्यों रही है, इसका पॉइंट क्या है, एक मेजर पॉइंट क्या है? तो आप जानते हो कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी जो हमारा जनसंख्या है उसमें जब वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या वृद्धि में भी ये देखना है कि जितनी ज्यादा लोग हैं उन्हें खाना तो खाना ही है ना, बिना खाना खाए कोई जीवित नहीं रह सकता है. तो उसके लिए आप देख रहे हो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन में सभी को चाहिए कि वो सेफ, न्यूट्रिशियस, अफोर्डेबल फूड को वो क्या कर पाए, प्राप्त कर पाए. यानी सुरक्षित, पौष्टिक और सस्ता भोजन आवश्यक है सभी के लिए. ठीक, लेकिन दिन पे दिन क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अवेलेबिलिटी सभी लोगों की कंप्लीट नहीं हो पा रही है. ठीक, दैट इज व्हाई आरडीटी जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम डीएनए में मॉडिफिकेशन कर देते हैं आउटसाइड ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन आवर डिजायर्ड ट्रेट. यानी अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे इन सारे प्रॉब्लम्स को हम आरडीटी के द्वारा इनको सही कर रहे हैं, या सही कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना. हम हमेशा ही कोशिश ही करते हैं. ठीक है, फिर इट इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग डिजायर्ड जीन्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर यूजिंग द वेक्टर. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि हमें होस्ट चाहिए रहता है, हमें एक इंडिविजुअल चाहिए रहता है. ठीक है, और बीच में वेक्टर चाहिए रहता है. अब इन तीनों का मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, तो वो आप पढ़ लेना. ठीक, नाउ
आरडीटी जो है ये हमें हेल्प करता है वैक्सीन की डेवलपमेंट में या फिर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को बनाने में। फिर ये प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, एंटीबॉडीज जो हमारे स्वास्थ्य के लिए यानी जो हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत नेसेसरी है। यूज्ड टू डेवलप हाई यील्डिंग डिसीज रेजिस्टेंट क्रॉप। नाउ व्हाट इज क्रॉप? आप जान रहे हो कि क्रॉप से हमें क्या मिलता है, खाना मिलता है ना। हमारा मुख्य खाना कहाँ से मिल रहा है? हमारा मुख्य खाना ये क्रॉप से मिल रहा है। तो इस क्रॉप को अगर हम डिसीज रेजिस्टेंट बना दें, यानी कि उसमें जो हमारी क्रॉप है उसमें क्या हो कि किसी तरीके की इन्फेक्शन ही ना हो, रोग प्रतिरोधी बना दे, यानी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, कोई पैथोजन उस पर अटैक ना कर पाए, तो वो क्रॉप की यील्डिंग बढ़ जाएगी, पैदावार बढ़ जाएगी, तो हमें ज्यादा खाना मिलेगा, है ना। फिर हेल्प्स इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लाइक बायोरेमिडिएशन। आरडीटी जो है वो रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है हमारे एग्रीकल्चर में, हेल्थ में एंड एनवायरमेंट में, क्योंकि ये तीन चीजें हमें फेस कराती हैं प्रॉब्लम्स। तो इन्हीं तीन चीजों में आरडीटी का सबसे ज्यादा मुख्य रूप आप देखोगे, ठीक है। फिर देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल सेल प्रोटीन। नाउ व्हाट इज द सिंगल सेल प्रोटीन? नाम से आपको पता चल रहा है कि सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा आपको पहले अपने शब्दों में बता देती हूँ, फिर मैं अपने स्लाइड में बढ़ूंगी, ठीक है। सबसे पहले व्हाट डू यू नो अबाउट सिंगल सेल प्रोटीन? नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि ये सिंगल सेल प्रोटीन क्या है? सिंगल, चलो ऐसे लिख देती हूँ, सेल प्रोटीन, ठीक है। अगर हम देखते हैं सिंगल, सिंगल यानी वन, और सेल आपको पता है, तो वन को हम लोग अपनी बायोलॉजी की भाषा में क्या लिखते हैं बच्चे लोग? यूनी, यानी यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात यहाँ पर हो रही है। एंड प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी आप कह सकते हो, नॉट सेल, ओके। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी हमारा प्रोटीन है, और सिंगल सेल का मतलब यहाँ पे है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर आप इस वन को हटा भी दो तो ये अच्छा ही रहेगा, ठीक। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाउ यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि व्हाई दिस सिंगल सेल यूज्ड हियर? क्या है ये सिंगल सेल प्रोटीन? तो सिंगल सेल प्रोटीन क्या है आप नोट कर सकते हो कि सिंगल सेल प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स हैं, दीज आर प्रोटीन्स which are produced by microorganism, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस किए हुए प्रोटीन्स होते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो प्रोटीन रिच बायो मास। आपको पता है कि प्रोटीन हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन ही हमारी बॉडी को बना रही है। अगर हम कोई भी क्रॉप लगाते हैं, ठीक है, मान लो कि हमने किसी भी तरीके का क्रॉप यहाँ पर लगाया, ठीक है, इस क्रॉप को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तब जा करके ये हमें क्या करेगा, एक हाई यील्डिंग रूप में हमें भोजन देगा। लेकिन हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपको पता है कि इनकी जो रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी होती है ये बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम सोचते हैं क्यों ना हम यूज कर ले, क्योंकि एक तो सबसे पहले इनकी रिप्रोड्यूसिंग जो इनके मल्टीप्लिकेशन आप बोल सकते हो उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। सेकेंडली कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं हमारे एग्रीकल्चर वेस्ट वाली जगह पर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाली जगह पर, और वहां उस वेस्टेज को वो एक प्रोडक्ट, एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिसे हम खा के अपनी बॉडी में प्रोटीन बहुत अच्छे से उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो इसीलिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं प्रोटीन रिच बायोमास बनाने के लिए। इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन रिच बायोमास, जहां पर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं। किस लिए? अपनी प्रोटीन अवेलेबिलिटी को पूरी करने के लिए। क्यों जरूरत पड़ी इसकी? क्योंकि देखो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, सबको प्रोटीन चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें मीट की, एग्स की, या डिफरेंट प्रोटीन सोर्सेज की, तो काफी बार वो बहुत ज्यादा हाई, उनका आप कह सकते हो कि पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, सबके पास अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कर लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक तो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इजिली ये अवेलेबल रहेंगे, ठीक है,
और प्रोटीन की पूर्ति एक छोटे से चम्मच से अगर हम खा लेना तो हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन मिल जाएगा। अभी आप शायद इसको कंज्यूम नहीं कर रहे हो, बट आने वाले टाइम में आप भी देखोगे कि आप भी इसे कंज्यूम कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सोर्स है। जो आप शायद पूरे दिन में एक प्रोटीन लो, पूरा बहुत ज्यादा खाना खाओ प्रोटीन के लिए, और एक चम्मच आप सिंगल सेल प्रोटीन का एक सोर्स ले लो, किसी भी एल्गी हो गई, फंजाई, बैक्टीरिया, व्हाटएवर, सबसे ज्यादा हम एल्गा यूज करते हैं, ठीक है, स्पाइरुलिना हो गया, क्लोरेला हो गया, तो इन सब का हम यूज करते हैं। तो उसको आप एक चम्मच खा लोगे, आपकी प्रोटीन की पूरी उस दिन की जो अवेलेबिलिटी है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो समझ रहे हो आप कि क्यों हमने सिंगल सेल प्रोटीन को बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो है वो हमारी फूड अवेलेबिलिटी को डिक्रीज कर रही है, और उसे मेंटेन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो उपाय ढूंढना पड़ेगा ना। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, प्रोटीन का निर्माण उन्हीं से करवाते हैं, ठीक है। तो सिंगल सेल प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड एज ह्यूमन फूड एंड एनिमल फीड, मानव और पशु आहार में इनका उपयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा जरूरत क्यों पड़ी भाई इसकी? क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जनसंख्या वृद्धि हुई, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई डेवलपिंग कंट्रीज में, जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर इनसफिशियंट हुआ, यानी कि जिस तरीके से हम कृषि पहले करते हुए आए थे, अब हम देखते हैं कि हमारे पास उतनी लैंड भी नहीं है कि हम क्या करें, हम एग्रीकल्चर कर पाए। बहुत ज्यादा जगह आप एग्रीकल्चर देखने नहीं देखते हो, बहुत कम ही जगह में आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा आप देखते हो इंडिया वगैरह में होता है ना, सबके पास लैंड नहीं है। जब भी आप ये सब चीजें पढ़ो तो आप सिर्फ इंडिया मत सोचना, डिफरेंट कंट्रीज है ना, कुछ के पास जगह नहीं है, कुछ के पास रिसोर्सेज नहीं है ना। तो उसको इनसफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से भी हमने सोचा कि क्यों ना हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कर ले, ठीक है। तो हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन का, कि हम ह्यूमन फूड में इसको कंज्यूम कर सकते हैं, हम स्पेस फूड, जैसे कि क्लोरेला एक एल्गी है जो कि बहुत प्रोटीन रिच होती है, ठीक है, उसको स्पेस में ले जा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम खाना स्पेस में तो नहीं ले जा सकते ना, और वो चलेगा भी नहीं उतना दिन। बट अगर हम सिंगल सेल प्रोटीन में क्लोरेला को लेकर के जाएंगे तो हम स्पेस में बहुत दिनों तक जिंदा रह सकते हैं सिर्फ इसी प्रोटीन को कंज्यूम करके। इसीलिए क्लोरेला को हम लोग स्पेस एल्गा भी कहते हैं, ठीक है। फिर एनिमल फूड में हम यूज कर सकते हैं, एंड इंडस्ट्रीज में हम सिंगल सेल प्रोटीन का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने माइक्रोब्स को ही क्यों चुना सिंगल सेल प्रोटीन बनाने के लिए? क्योंकि माइक्रोब बहुत ही जल्दी, ग्रोथ रेट उनकी बहुत तेज है, यानी बहुत तीव्र वृद्धि दर है उनका। इनको जेनेटिक इंप्रूवमेंट में इजीली यूज किया जा सकता है ना, बहुत अच्छे से हम इसको यूज कर सकते हैं। हाई प्रोटीन कंटेंट होता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, रिक्वायर लेस लैंड एंड क्लाइमेट इंडिपेंडेंट, यानी इसमें एक तो क्लाइमेट की कोई जरूरत नहीं होती है ना, कि क्लाइमेट कैसा है उसके हिसाब से हम देखें। क्रॉप में तो बहुत कुछ होता है ना कि हमें क्लाइमेट वगैरह देखना पड़ता है, हमें लैंड अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, लेबोरेटरी में आप सीधा काम कर सकते हो, बहुत कम जगह में आप बहुत ज्यादा सिंगल सेल प्रोटीन को डेवलप कर सकते हो। कैन ग्रो ऑन वेस्ट एंड सेलुलोज, आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पसंदीदा चीज क्या है? वेस्ट। जितना भी वेस्ट, सड़ी गली चीजें, फालतू की चीजें होंगी, उनको वही पसंद आएंगी, और हमें वो पसंद नहीं आने वाली है। तो क्यों ना हम उन्हें वो दे दे जो उन्हें पसंद है, वो हमें वो दे दे जो हमें पसंद है, ठीक है। तो इट्स लाइक अ बार्टर चीज, है ना, बार्टर भी क्या बोलोगे, बेनिफिशियली चल रहा है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें सिंगल सेल प्रोटीन में, तो एल्गी में स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला है। फंजाई एंड ईस्ट में हम कैंडाइडा, सैक्रोमाइसीस का यूज करते हैं। बैक्टीरिया में हम मिथाइलोफिलस का यूज करते हैं, ठीक है। क्लोरेला को क्या कहते हैं? स्पेस एल्गी कहते हैं। ये भी चीज आप लोग याद रखना, क्योंकि ये पूछा जाता है। अब जब हम एल्गा का बात कर रहे हैं, तो कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द एडिबल एल्गा? एडिबल एल्गा, टेल मी। चलो, लिमिटेशंस की बात करते हैं कि सिंगल सेल प्रोटीन की लिमिटेशंस क्या है। तो लो पब्लिक एक्सेप्टेंस। देखो, आज मैंने कहा ना कि आज आप उसे नहीं खा रहे हो, बट कल को आप भी खाओगे। अब क्यों नहीं खा रहे हो? क्योंकि हमें गंदा लगता है ना कि यार हम क्या खा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं। हम ये चीज भूल जाते हैं कि कल को जो हम दवा खाते हैं या कोई भी चीज आयुर्वेदिक या कहीं की भी चीज खाते हैं, तो वो हमें कड़वी लगती है, तीखी लगती है, बेकार सी लगती है, बट वो हमारे लिए अच्छी होती है। बट अभी पब्लिक एक्सेप्टेंस उसको नहीं मिल रही है, सिंगल सेल प्रोटीन को उतनी ज्यादा नहीं मिल रही है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी डाइट में इसको प्रेफर करते हैं, बट हम जैसे लोगों को अभी भी वो समझ नहीं आ रहा है ना। बट कल को जब हमारे लिए प्रोटीन की चीजें नहीं मिलेंगी और हमें प्रोटीन की जरूरत होगी, तो हम खाएंगे ही खाएंगे ये, क्योंकि दिस इज द बेस्ट सोर्स फॉर प्रोटीन, ठीक है। इशूज ऑफ टेस्ट, मैंने बोला ना कि टेस्ट खराब लगता है लोगों को, कि स्वाद कैसा है, उसकी स्मेल अच्छी नहीं होगी, कलर, टेक्सचर। जैसे आप दवाइयां देख लो ना, कि दवाइयों का टेस्ट आपको अच्छा थोड़ी लगता है। किसे दवा खाना पसंद होता है? उसका रंग रूप अच्छा नहीं होता है, टेक्सचर अच्छा नहीं होता है,
तो किसी को नहीं पसंद आता है ना वो खाना, बट लोग खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसी दवा से उन्हें सही होना है। तो आज इसको भले एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, बट कल को ये बहुत ज्यादा प्रचलित होगा। फिर रिक्वायर्ड फूड प्रोसेसिंग, यानी कि फूड प्रोसेसिंग में मतलब खाद्य प्रसंस्करण आवश्यकता में इसके लिए इसको बहुत जरूरत है कि जब हम फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, बिना जो हमारा एससीपी है ना, वो बिना फूड प्रोसेसिंग के मतलब हो ही नहीं पाएगा अच्छे से, वो पब्लिक उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी। तो उसकी फूड प्रोसेसिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब फूड प्रोसेसिंग में आप जानते हो ना कि एक प्रोडक्ट से बहुत सारी चीजें बनना है ना, उसे ही हम फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। तो इसकी भी चीजें हम वैसे कर सकते हैं कि हम एससीपी से बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, अलग अलग चीजें, जिसको लोग क्या करें, खाने में दिलचस्पी ले। ठीक है, बट वो अभी हो नहीं रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि इसको फूड प्रोसेसिंग करना इसकी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर के लोग इसे कंज्यूम करेंगे एंड दे विल बी अवेयर ऑफ दिस। ठीक है, चलो बताओ एडिबल एल्गी का अभी याद है आपको? देखो सारगासम आप खाते हो ना, फिर पोरफायरा, और एक और बता दो लेमिनेरिया। ये सारे क्या है? ये सब एडिबल एल्गा है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसको याद कैसे करोगे? तो याद कर लो सपोला। ठीक है, ये चीज आप याद कर लो, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। सपोला में स इज सारगासम, पीओ पोरफायरा, एल ए लैमिनेरिया। ठीक है, तो ये सारी चीज। और क्लोरेला क्या है? ये स्पेस एल्गी है जो कि हमारा सिंगल सेल प्रोटीन में भी आता है। अदर एग्जांपल्स आर स्पाइरुलिना, कैंडाइडा, सैक्रोमाइसीस, मिथाइलोफिलस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंगल सेल प्रोटीन। वी आर डन विद द सिंगल सेल प्रोटीन। नाउ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक इंप्रूवमेंट में आरडीटी कैसे हेल्प कर रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले एम क्या है यहाँ पर कि हमें क्या चाहिए? हमें ऐसे क्रॉप्स और लाइव स्टॉक्स चाहिए। हालांकि आपने सिर्फ क्रॉप दिया है, बट मैंने लाइव स्टॉक यहाँ पर आप जोड़ दिया है अपने मन से। तो समझो, बेसिकली आप क्रॉप ही समझो। हमें ऐसी क्रॉप चाहिए, हमें ऐसी फसलें चाहिए जिनकी उपज बहुत ज्यादा हो, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है भाई, ज्यादा क्रॉप चाहिए हमें, है ना। उसमें से जो क्रॉप्स के जो फल होते हैं वो हमें ज्यादा चाहिए ताकि हम उसे खा पाए, सबकी पूर्ति हो पाए। प्लस जो क्रॉप में से चीजें निकल रही हैं, जो खाना, जो हम अनाज निकल रहा है, उस अनाज की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो क्या आप खाना चाहोगे? क्या कोई गेहूं जो है जिसमें बहुत सारे घुन लगे हैं, उसका आटा पिसवा के आप खाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं खाना चाहोगे। ठीक है, तो यील्ड अच्छी होनी चाहिए, यानी कि उपज ज्यादा हो, गुणवत्ता पूर्ण हो, और रेजिस्टेंस हो, यानी कि ऐसा ना हो कि मैंने एक क्रॉप लगाया है और वो आए दिन 5-6 दिन में उसकी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई और 7वें-8वें दिन उसे कोई पैथोजन आके इन्फेक्ट कर गया और वो वहीं पे खत्म हो गया। तो डिसीज रेजिस्टेंस होना उसका बहुत जरूरी है। क्या एम है हमारा? एम ये है आरडीटी का हमारे क्रॉप इम्प्रूवमेंट में कि हम क्रॉप को क्या करें कि क्रॉप को हम इस तरीके से बनाएं कि उसकी उपज ज्यादा हो, यानी क्रॉप की यील्ड ज्यादा हो, कोई भी उसमें पैथोजन आसानी से उसको डिसीज ना कॉज कर पाए, और उसकी क्वालिटी जो है वो ज्यादा मिले। यानी कि हमें क्या चाहिए? हमें क्वांटिटी, क्वालिटी एंड डिसीज रेजिस्टेंट क्रॉप बनाना है। किसका यूज करके? जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके। ये समझ आ गया आपको? तो देखो कन्वेंशनल मेथड क्या होता है इस क्रॉप लाइव स्टॉक इंप्रूवमेंट का, कि हम बहुत ही अच्छे से बैठ के हर एक बीज, हर एक चीजों का सिलेक्शन करें और बहुत ही अच्छे तरीके से हाइब्रिडाइजेशन करें। मॉडर्न मेथड क्या है? ये तो पुराना मेथड हो गया कि हम बैठ के एक बहुत अच्छे से सारी चीजों को हम समझ रहे हैं कि हमने सॉयल अच्छे से परखा, हमने सीड्स अच्छे से किए, हमने हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से किया। ये सब कन्वेंशनल मेथड है। मॉडर्न मेथड में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके हमने ये चीज देखा है कि इंप्रूव हो गया है न्यूट्रिशनल वैल्यू, प्रोवाइड हो जाता है डिसीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, और रेड्यूस हो जाता है डिपेंडेंस ऑन केमिकल। यानी जिस हम
आरडीटी का यूज कर रहे हैं हमारे क्रॉप में, उसको यूज करके हमें 3 चीजें देखने को मिली कि हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ा दी है अपने क्रॉप की, हमने उसे डिसीज या पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया, यानी किसी भी तरीके का रोग या कीट उस पर नहीं लग पाएंगे, और हमने जो केमिकल्स के द्वारा जो फर्टिलाइजर्स का यूज करके उसे हम बढ़ाते थे, वो हमने उसके जीन में मैनिपुलेट करके कुछ उसको उस काबिल बना दिया है कि वो जल्दी से क्या करे, ग्रो कर जाए विदाउट एनी केमिकल। ठीक है, चलो अब ट्रांसजेनिक प्लांट की बात करते हैं। क्रॉप में हम क्या देखेंगे, हम ट्रांसजेनिक प्लांट की ही तो बात करेंगे, हम आरडीटी का यूज करेंगे तो हम एक नया ही तो कुछ बना रहे हैं। तो जो प्लांट्स हमने देखा है कि जिन प्लांट्स में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर आप कह सकते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया है और उसमें अपने डिजायर्ड कैरेक्टर को, जो हमें चाहिए उस कैरेक्टर को उसमें क्या कर दिया है, डाल दिया है, और वो कैरेक्टर आगे चल करके हमें क्या कर रहा है, बहुत अच्छे से बेनिफिट कर रहा है, उसे ही हम यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन क्रॉप इंप्रूवमेंट में देखते हैं। मान लो आपके पास एक शुगर केन है, एक एरिया में आपके पास इस तरीके से क्या है, शुगर केन है, ठीक, ठीक है ना, ये हो गया शुगर केन ए, ठीक, ये क्या है, शुगर केन ए है। दूसरा शुगर केन मैं बना देती हूँ, शुगर केन समझ रहे हो ना, बताओ, गन्ना, ठीक है, चलो, और ये हो गया हमारे पास बी, ठीक है, बहुत इजी वे में हम समझेंगे, कोई तामझाम नहीं, बहुत इजी वे में। ये हमारे पास एक एरिया है, वहां का शुगर केन है, और ये हमारे पास दूसरा एरिया है, ये दूसरे जगह का शुगर केन है, यानी गन्ना है। काफी दूरी है इन एरियाज में, बट मैंने समझाने के लिए इसे थोड़ा सा पास में कर दिया है, ठीक है। अब समझो, जो हमारा ए वाला हमारे पास शुगर केन है, उस ए शुगर केन की कुछ खासियत है, जैसे इस ए शुगर केन को जब हम लगाते हैं, इस गन्ने को हम लगाते हैं, क्या लिख दूं मैं, शुगर केन लिख दूं, है ना, इस शुगर केन को जब हम लगाते हैं तो ए वाले शुगर केन के पास अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बी वाले शुगर केन के पास अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है हमारे ए वाले शुगर केन की कैरेक्टरिस्टिक, देख लो। सबसे पहले ए शुगर केन जो है ना, ये बहुत ज्यादा डिसीज रेजिस्टेंट है, यानी कि इसमें आपको डिसीज देखने को मिलेगी ही नहीं, डिसीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंट है, ठीक है, क्या है ये, डिसीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस है। लेकिन सेकेंडली अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पर ये जो हमारा गन्ना है ना, भले इस पे आ करके बहुत ज्यादा हमारे जो पैथोजेंस हैं वो अटैक नहीं कर रहे हैं, इट्स अ गुड पॉइंट, ठीक है, बट उसके बावजूद इस गन्ने का जो मीठापन है, हमारे लिए गन्ने से क्या जरूरत है, उसका जूस जो है वो मीठा हो, जरूरी है ना, तो इसमें जो शुगर है, शुगर क्वालिटी जो है ना वो बिल्कुल खराब है, लाइक लोवेस्ट शुगर क्वालिटी इसमें आपको देखने को मिल रही है। किसी रीजन पर जब हम इस गन्ने को लेके आ रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस गन्ने में वो टेस्ट नहीं आ रहा है जो शायद इस वाले गन्ने में आता, फ्रॉम डिफरेंट एरिया। लेकिन हाँ, बात माननी पड़ेगी कि इस शुगर केन का जो डिसीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। माँ, सासुत का कॉल। तो जैसा मैंने कहा, डिसीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस की जो हमारी क्वालिटी है ये इसमें बड़ी सही है, ठीक। अगर हम कंट्रास्टिंगली इसकी बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डिसीज रेजिस्टेंस, डिसीज या पेस्ट रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा लो है, यानी इसकी डिसीज एंड रेजिस्टेंस की जो कैपेसिटी है ना, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत ही खराब है, गंदा वाला खराब है, ठीक है। लेकिन हाँ, जितना भी ये बच जाता है ना, अगर हम उसे कंज्यूम करते हैं तो इसका जो शुगर क्वालिटी होता है वो बहुत ही अच्छा है,
बहुत ही अच्छा। यानी कि अगर मैंने क्रॉपिंग की है इस एरिया में, तो मान लो मैंने 10 क्रॉप लगाए हैं, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर बहुत जल्दी पैथोजन आकर के इसको खराब कर देते हैं, तो मेरे पास सिर्फ 3 से 4 गन्ने बचते हैं। 6 से 7 गन्ने जो हैं वो खराब हो जाते हैं, लेकिन जो 3 से 4 बचते हैं ना, उसकी क्या उसमें मिठास होती है। ठीक है, ये ऐसे वाले गन्ने हैं। अब मुझे बताओ, आप कौन सा, अगर आप एक किसान हो या फिर नॉर्मल आप समझो एक स्टूडेंट हो, तो आप क्या चाहोगे कि आप किस चीज की, कौन सी फसल आप लगाओ? इस गन्ने को अगर आपको लगाना है तो आप कौन सा लगाना चाहोगे? अगर आप ए चूज करते हो तो आप सोचोगे ठीक है यार, अगर चलो इसमें डिसीज या पेस्ट रेजिस्टेंस है तो मैं लेके क्या करूंगा, गन्ने का तो पहचान ही उसका मीठापन है। ये भले 100 दिन जी जाए, बट इसमें अगर मीठापन नहीं होगा तो मैं बेचूंगा कहाँ, और मैं खुद क्या कंज्यूम करूंगा? तो आप इसमें भी सोचोगे। फिर आप ये सोचोगे मैं इतनी मेहनत करूं और कुछ ही दिन में आके पेस्ट क्या करे, खराब कर दे, और दो तीन बचे, मैं उसको क्या बेचूंगा? 2-3 तो मैं खुद ही खा जाऊं, है ना? आप दोनों में कंफ्यूज रहोगे। तो सिमिलर तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे लाइक आप कह सकते हो, जब आप साइंस पढ़ते हो, जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो, बॉटनी पढ़ते हो, जुआलॉजी पढ़ते हो, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम सामने आते रहते हैं। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे तब उन्होंने कहा कि लेट्स यूज द आरडीटी, है ना? हम यहाँ पर आरडीटी का यूज कर लेते हैं, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि हम ए का कैरेक्टरिस्टिक उठाते हैं। ठीक है, हम मान लो ए का डीएनए उठा रहे हैं। ठीक है, उसमें जो जीन है डिसीज रेजिस्टेंट वाली, ठीक है, इसमें से हम क्या करते हैं, ए वाले में से डिसीज और पेस्ट रेजिस्टेंट, ये वाला जो कैरेक्टर है इसको हम ले जा करके बी वाले में डाल देते हैं। एंड ये कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम बी में ले जाकर के अगर हम ए वाले कैरेक्टर, जो डिसीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस कैरेक्टर वाला जो है, उसे हम अगर क्या करें, इंक्लूड कर दें, तो अब हम क्या देखेंगे कि ये वाला भी डिसीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंट हो गया। यानी इसकी जो एक आप कह सकते हो कमी थी, कि भले ये बहुत अच्छा इसका शुगर कंटेंट था, लेकिन डिसीज रेजिस्टेंट तो नहीं था ना। तो अब हमने आरडीटी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के वजह से हमने इसकी वो कमी हटा दी। हमने इसका जो एक इम्पोर्टेंट एक मेन कैरेक्टर था उसको लाके इसमें इंड्यूस कर दिया। ठीक है, हमने इसमें उसको ट्रांसफर कर दिया। तो अब आप किस गन्ने को चुनोगे? अब तो आप इसी को चुनोगे ना, बिकॉज ये कैसा है, ये एक हमारा ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया। ठीक है, ये हमारा ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया, जिसे आप चूज करना चाहोगे। क्यों? क्योंकि इसके पास अच्छी कैपेसिटी है। अगर आप इसको लगाओगे तो ये जल्दी से जल्दी मरेगा भी नहीं, और जो इसकी क्वालिटी होगी, जो क्वांटिटी होगी, वो भी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके एक हमारे क्रॉप में इंप्रूवमेंट देखी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो है उसको देखते हो कि इन्हें बनाया जाता है एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को डाल करके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने टोमेटो में, सोयाबीन यानी टमाटर, मक्का, सोयाबीन में हमने इन्हें ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया है। ट्रेड क्या किया है कि इन्हें हमने हर्बिसाइड टॉलरेंस बना दिया है। यानी अगर किसी भी तरीके के हर्बिसाइड्स जो हर्ब्स होते हैं, ठीक है, उन जो उनके द्वारा इन्हें क्षति पहुंचती थी, अब जो ट्रांसजेनिक टोमेटो, ट्रांसजेनिक मेज या ट्रांसजेनिक सोयाबीन होगा, उनके ऊपर इन हर्बिसाइड्स का कोई भी इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो इनकी क्वालिटी क्वांटिटी ज्यादा होगी। फिर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, हमने बीटी क्रॉप का एग्जांपल आप देखो। बीटी क्रॉप को ना, जैसे जो हमारा ऐसे क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी क्रॉप्स है, जैसे बीटी कॉटन आप देखते हो। कॉटन जो है वो बॉल वॉर्म से बड़ी जल्दी, बॉल वॉर्म आकर के कॉटन के जो प्लांट्स होते हैं ना, उसको वो खराब कर देता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बीटी कॉटन बना दिया। तो अब बीटी कॉटन जो है, अब कितने भी बॉल वॉर्म आ जाए, इंसेक्ट होता है बॉल वॉर्म, कितने भी बॉल वॉर्म आ जाए, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। तो हमने ऐसे तरीके से बीटी क्रॉप बना दिए। फिर हमने वायरस रेजिस्टेंस प्लांट बनाए हैं, फाइबर क्रॉप एग्जांपल लाइक बीटी कॉटन। तो अब बीटी कॉटन क्या है? फाइबर यील्डिंग प्लांट है।
तो कॉटन जो है अब वो ज्यादा से ज्यादा फाइबर हमें देता है, क्योंकि इसे हमने बीटी कॉटन बना दिया, यानी हमने ट्रांसजेनिक बना दिया। इसमें किसी भी तरीके का अब इंसेक्ट आ जाए जैसे बॉलवर्म, तो अब उससे इसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, फिर ये ट्रांसजेनिक लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो आप ना ही पढ़ो। इस ट्रांसजेनिक प्लांट की जो लिस्ट होगी मैं वो आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगी। ठीक है, मेरे टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पे मैं इसकी लिस्ट शेयर करूंगी, जो इंपॉर्टेंट होंगे तो वो आप एक बार देख लेना। फिर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, अब हम जूलॉजी वाले पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल में एनिमल जो कि फॉरेन जीन कैरी करते हैं इंसर्टेड इनटू इट्स जीनोम, जैसा हमने बोला था आपको कि हम एक पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक डालना चाह रहे होंगे, ठीक है, हम उसको लेंगे एंड उसे क्या करेंगे, वेक्टर के थ्रू हम क्या करेंगे, ले जा करके उसे इंड्यूस कर देंगे, आप बोल सकते हो कि डाल देंगे। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक पशु ऐसे पशु होते हैं जिनके जीनोम में एक फॉरेन जीन को इंसर्ट किया जाता है, जो कि हमारा डिजायर्ड ट्रेट या कैरेक्टर वाला जीन होगा, उसे हम फॉरेन जीन कह रहे हैं, वो उसमें क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। ट्रांसजेनेसिस क्या होता है, मिक्सिंग एंड इंसर्टिंग फॉरेन जीन्स इनटू द ऑर्गेनिज्म। बहुत ही लाइक आसान है कि ट्रांसजेनिस क्या है, बाहरी जीन को जीव में डालने की प्रक्रिया ट्रांसजेनेसिस कहलाता है। फॉरेन जीन इंसर्टेड इनटू द जर्म लाइन सेल, अब जर्म लाइन सेल यानी क्या कि इनके एग या स्पर्म वाले सेल्स में डाला जाएगा, जो कि जनरेशन टू जनरेशन सेम चीज को रिपीट करेगा। ठीक है, जीन इज इनहेरिटेबल, नेक्स्ट जनरेशन मीन ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आया कि अगर हमने किसी के जर्म लाइन में ले जाकर के कोई फॉरेन जीन इंसर्ट कर दिया है, तो वो तो जो बनेंगे उनमें तो वो रहेगा ही हमारा डिजायरेबल ट्रेट, लेकिन जो आगे जनरेशन आएंगी वो भी सेम ही दिखाएंगी, क्योंकि हमने जर्म लाइन में किया था ना, हमने सोमैटिक में तो किया नहीं है। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट क्या है, टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड एनिमल्स, हमें बहुत सारे जो एनिमल्स मिले हैं उनमें गुणों की वृद्धि हुई है, गुणों का विकास हुआ है। यूज्ड इन फिशेस, लाइवस्टॉक एंड अदर एनिमल्स, यूजफुल फॉर मैनकाइंड, ठीक है, कि मानव के लिए उपयोगी है। कुछ एग्जांपल्स के तौर पे ट्रांसजेनिक माउस की बात करते हैं। हमने ट्रांसजेनिक माउस बनाया जिसे हम सुपर माउस कहते हैं, यही हमारा फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल था। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है, सुपर माउस। ठीक है, सुपर माउस को डेवलप किया गया था 1982 में। साइंटिस्ट कौन से थे, रैल्फ एल ब्रिंस्टर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया से पढ़े हुए हैं, एंड रिचर्ड पैलमीटर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से पढ़े हुए हैं। इन्होंने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन जो है वो इंसर्ट कर दिया था माउस जीनोम में, यानी माउस का जीनोम लिया और इसके जर्म लाइन में जो हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी जीएच जो है ह्यूमन का, उसे क्या कर दिया था, उसके माउस के जीनोम में ले जाके इंसर्ट कर दिया बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, डन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिजल्ट क्या हुआ, जितने भी ऑफस्प्रिंग आए माउस के वो काफी ज्यादा बड़े बड़े आए, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन क्या कराता है, ग्रोथ कराता है। तो जितने भी माउस बने आगे चल करके उनकी जो साइज थी वो काफी ज्यादा लार्ज होने लगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लो कि हमारे पास माउस है, ठीक है, अब मेरी ड्राइंग तो काफी अच्छी है बट ठीक है, कुछ ऐसे समझ लो यार। ठीक है, कैसे बताऊं, मान लो ये माउस है, ठीक है, लग नहीं रहा है बट समझ लो, ठीक, ये माउस है। अब इस माउस के जर्म लाइन में, ठीक है, हमने क्या कर दिया, जीएच हार्मोन को इंसर्ट कर दिया। तो ये अभी काफी छोटा है, लेकिन आफ्टर जीएच, जो जीएच ये इसमें डाला गया है वो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से डाला गया है, आरडीटी यूज करके। तो अब इस माउस की साइज काफी ज्यादा बड़ी होगी। क्या बना रही हूँ मैं, क्या ही बना रही हूँ। ठीक है, अब इस माउस की साइज काफी बड़ी होगी। ठीक है, पहले कुछ इस तरीके की साइज होती थी, लेकिन जब हमने ग्रोथ हार्मोन डाल दिया तो इसकी साइज काफी बड़ी होने लगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सुपर माउस कहते हैं। और ये फर्स्ट हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वो बनाया गया था हमारे रिचर्ड के द्वारा। ठीक है, कौन थे, रिचर्ड एंड रेल्फ। ठीक है, ब्रिंस्टर या पालमिस्टर आप कह सकते हो। फिर रैपिड ग्रोथ ऑब्जर्व, और उनमें ग्रोथ भी काफी ज्यादा उनको दिखाई दी। ठीक है, फिर हमने ट्रांसजेनिक सिप बनाया। अब माउस तो ठीक है हमने बनाया, उसका काफी ज्यादा हमें उपयोग तो कुछ नहीं मिला, बट वहां से दिमाग में ये चीज जरूर आई कि हम
इसका यूज कर सकते हैं। तो अब हमने ट्रांसजेनिक शिप बनाया। शिप को हमने बनाया डेवलप फॉर द बेटर वूल क्वालिटी। शिप हमें क्या देता है, ऊन देता है। ऊन से हम क्या करते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं ना, विंटर क्लॉथ्स बनते हैं। तो हमने शिप को ट्रांसजेनिक शिप बनाया ताकि ये जो वूल मिल रहा है, जो ऊन मिल रहा है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो पाए। तो बेहतर ऊन उत्पादन के लिए हमने ट्रांसजेनिक शिप को बनाया। एग्जाम्पल में डॉली जो है ये फर्स्ट क्लोन मैमल है, इस चीज को आपको याद रखना है। बॉर्न ऑन 15 जुलाई 1996। टेक्निक यहाँ पर हमने क्या यूज किया था, हमने सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर यहाँ पर देखने को हमें मिला था। फिर साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे विल्मट एंड कैंपबेल। प्लेस कौन था, रोजलिन इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, वहां पर ट्रांसजेनिक शिप को बनाया गया था। शिप क्या है, मैमल है, इसीलिए फर्स्ट क्लोन्ड मैमल डॉली बनी। डॉली क्या है बताओ, डॉली कोई नेम नहीं है, ये ट्रांसजेनिक शिप है। आपसे पूछा जाए डॉली कौन सा ट्रांसजेनिक एनिमल है, तो ट्रांसजेनिक शिप है। ठीक है, ट्रांसजेनिक गोट को बनाया गया। देखो गोट को भी हम लोग यूज करते हैं फॉर द मिल्क। ठीक है, तो इंजीनियर टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोटीन इन मिल्क। तो हमने गोट को ट्रांसजेनिक गोट इसलिए बनाया क्योंकि जब उनसे मिल्क निकाला जाए तो वो प्रोटीन रिच हो। तो यानी ट्रांसजेनिक गोट से अगर आप मिल्क लोगे तो वो काफी ज्यादा प्रोटीन रिच मिल्क होगा। एग्जाम्पल टिश्यू प्लास्मिनोजेन एक्टिवेटर, फिर एंटी थ्रोम्बिन थर्ड एंड स्पाइडर सेल प्रोटीन, ये सब अदर एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक रैबिट हमने बनाया। एग्जाम्पल अल्फा EGFP रैबिट contain AGFP enhanced green fluorescent protein created in 2000 as transgenic art। रैबिट जो है इसमें आपको ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रांसजेनिक मंकी जो है एंडी जिसका नेम है, ये 2000 में बॉर्न हुआ। इसमें इंसर्टेड डीएनए स्पेल्ड बैकवर्ड, यानी इसमें कौन सा जो डीएनए डाला गया था, IDNA। ठीक है, तो इसको ही हमने उल्टा जब एनडी कर दिया, तो नेम क्यों कैसे रखा गया कि जो डीएनए हमने डाला था उसे हमने बैक से पढ़ा ANDI, तो इसका नेम एनडी रख दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा डीएनए इंसर्ट किया गया, तो IDNA। ठीक है, मेथड इंजीनियर्ड वायरस यूज्ड एज वेक्टर। इसमें कौन सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर कौन सा यूज हुआ था, इंजीनियर्ड वायरस। जीन कौन सा इंसर्ट किया गया था, GFP ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन। सिग्निफिकेंस क्या था, प्रूव्ड ट्रांसजेनिक प्राइमेट्स कैन बी प्रोड्यूस। इनको बनाने का मतलब सिर्फ इतना ही था। ये एक्चुअली में कलर आपको रात में ना कलरफुल दिखाई देंगे। ये ट्रांसजेनिक मंकी, मैं देखूंगी तो इमेज लगा दूंगी, तो ये कुछ इस तरीके से कलरफुल दिखाई देंगे। इनको बनाने का मतलब सिर्फ इतना था कि हम ये चेक करना चाहते थे क्या हम प्राइमेट्स को ट्रांसजेनिक बना सकते हैं। तो यहाँ से पता चला हाँ हम बना सकते हैं, यानी फॉरेन जीन का एक्सप्रेशन प्राइमेट्स में भी पॉसिबल है। ठीक है, देन ये सारी बात हो गई ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग हम ड्रग्स एंड वैक्सीन को बनाने में उपयोग करते हैं, जिससे हम डीएनए वैक्सीन बनाते हैं। डीएनए वैक्सीन एक ऐसे वैक्सीन हैं जिसमें इंजीनियर्ड प्लाज्मिड डीएनए इनकोडिंग एंड एंटीजन इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी where host cell express the antigen and stimulate an immune response। जैसे कोविड में आपको जो भी वैक्सीन लगी हुई थी वो क्यों लगाई गई थी, कि हम उस वैक्सीन को लगाए। एक्चुअली में वो क्या था, वो वायरस था, है ना। जो भी आपको वैक्सीन लगी थी वो सब क्या थे, वो वायरस था। वो इसलिए लगाया गया कि ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर जाए एंड बॉडी उसको क्या कर ले, पहचान ले। ठीक है, वो जैसे ही उसको उस एंटीजन को पहचान लेगी, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज रिलीज करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, और उस एंटीबॉडीज को रिमेंबर हो जाएगा कि अच्छा ये पर्टिकुलर वायरस जो है वो हमारे अंदर आया था। तो अगर कोई वायरस फिर से एंटर करता है तो वो उसे मारने के लिए ऑलरेडी तैयार रहेंगी, उन्हें ज्यादा देर नहीं लगेगा। तो इसलिए उस वैक्सीन को बनाए गए थे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर वैक्सीन को बनाया जाता है। कैसे ये वर्क करता है, हम प्लाज्मिड डीएनए का इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, जैसे आपको लगा था, वो डीएनए बॉडी सेल्स में एंटर करते हैं, सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीजन प्रोटीन। ठीक है, इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइजेस एंटीजन। हमने कैसे बताया था, काफी बच्चे एंटीजन एंड एंटीबॉडी में कंफ्यूज होते हैं। कैसे याद रखना है, आप बोलते हो ना वो जन ठीक नहीं है, मतलब लोग, वो जन ठीक नहीं है, जनगणना, वो जन ठीक नहीं है, भोजपुरी में बोला जाता है ना, अरे ये जन ठीक नहीं है। ठीक है, वो जन ठीक नहीं है। तो जन यानी कि कोई दूसरा इंसान या दूसरी चीज, तो एंटीजन यानी कि ऐसी चीज जो हमारे बॉडी में दूसरी है, यानी कोई दूसरा है जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो जन, ऐसे याद रखो।
तो एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, एंटीबॉडी जो है उसको, जो हमारा इम्यून सिस्टम या एंटीबॉडी है उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है, फिर एंटीबॉडीज एंड मेमोरी सेल फॉर्म हो जाती है और फ्यूचर प्रोटेक्शन उस डिसीज से हमें मिल जाता है। तो ऐसे हमारा जो डीएनए वैक्सीन है वो वर्क है। फिर इंपॉर्टेंट आरडीटी डिराइव ड्रग कौन कौन से हैं, तो इंसुलिन है जो कि डायबिटीज के लिए दिए जाते हैं, इंटरफेरॉन्स हैं जो वायरल इन्फेक्शन या कैंसर के लिए दिए जाते हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंटीजन है जो हेपेटाइटिस बी के लिए दिया जाता है, फैक्टर 8 है, ठीक है, जो हीमोफीलिया ए के लिए दिया जाता है, इराइथ्रोपोइटीन है जो कि सीवियर एनीमिया के लिए दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, ठीक। फिर टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर है जो ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करता है। अगर ब्लड क्लॉट मतलब रक्त का थक्का बन चुका है और वो नहीं ठीक हो रहा है तो उसके लिए हम टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर देते हैं। फिर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ड्रॉफिज्म के लिए दिया जाता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी HER2 IL-6 कैंसर या आर्थराइटिस के लिए दिया जाता है, FSH हार्मोन जो है वो फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए दिया जाता है। तो ये सारे ऐसे डीएनए ड्रग्स हैं जो हमने आरडीटी का उपयोग करके बनाया है, ठीक है। तो अब हम बायोचिप्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो बायोचिप्स जो है वो कलेक्शन ऑफ मिनी टेस्ट साइट ऑन अ सॉलिड सरफेस दैट अलाउ मैनी टेस्ट एट वंस, ठीक है। पहले लाइन पढ़ लो फिर मैं समझाती हूँ। इन्हें हम माइक्रो एरे भी कहते हैं। मेड यूजिंग सेमीकंडक्टर्स टेक्नोलॉजी, किसके द्वारा बनाए गए हैं, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के द्वारा, और हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजी से माना जाता है। चलो समझो बायोचिप्स क्या है। बायो चिप्स, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर, एंड जब तक मैं कलर चेंज कर रही हूँ तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इतने वंडरफुल कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ तो आप लोग को खुद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और हाँ, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। बायो चिप्स का मतलब क्या है, सबसे पहले बताओ बायो। बायो का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, लाइफ, ठीक है। एंड व्हाट डू यू नो अबाउट चिप्स, तो देखो चिप्स एक ऐसे, आप मान लो कि स्मॉल इलेक्ट्रिक डिवाइस मान लो, ठीक है, या फिर आप इसे माइक्रो डिवाइस भी कहते हो, इसी का दूसरा वर्ड आप बोल सकते हो। तो बायो चिप्स आपको क्या समझ में आया कि लाइफ से रिलेटेड है, और चिप्स यानी स्मॉल इलेक्ट्रिक डिवाइस है या माइक्रो डिवाइस है, यानी कोई ऐसा डिवाइस है जो हमारे लाइफ में यूज तो हो रहा है, हमारी लाइफ के लिए हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बायो में आपको याद रखना है, जब मैं लाइफ बोल रही हूँ तो आपको न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स के बारे में याद रखना है। क्या याद करना है, न्यूक्लिक एसिड, जस्ट गिव मी अ मिनट, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। नाउ टेल मी न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से आएंगे, न्यूक्लिक एसिड में आ जाएंगे डीएनए एंड आरएनए, तो हम, और प्लस प्रोटीन, तो हम बायोचिप्स का यूज करते हैं फॉर डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन को पहचानने के लिए, ठीक है। हम क्यों यूज कर रहे हैं कि हमें डीएनए या आरएनए या फिर प्रोटीन का पता लग पाए। अब बायोचिप्स का जो उपयोग है ना वो बहुत, मतलब आप कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, कि ये क्या क्या करता है, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बायोचिप्स का यूज हम लोग, क्योंकि हम डीएनए आरएनए की बात कर रहे हैं, हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली जीन को कैसे भूल सकते हैं, है ना। तो बायोचिप्स का यूज करके हम जीन, हम यहाँ पर जीन डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी जीन जो है वो एक्टिव है और कौन सी जीन जो है वो इनएक्टिव है, हम ये बायोचिप से पता कर सकते हैं, ठीक है। देन हम क्या पता कर सकते हैं, हम म्यूटेशन पता कर सकते हैं कि यहाँ पर म्यूटेशन हो रहा है क्या, हुआ है क्या, या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है क्या, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है क्या, या फिर हम उसके अलावा कोई डिसीज डायग्नोसिस में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, डिसीज डायग्नोसिस, ठीक है। देन उसके अलावा हम ड्रग डेवलपमेंट में भी हम बायोचिप्स का उपयोग कर सकते हैं, ठीक।
तो ये सारे काम के लिए हम बायो चिप्स को यूज करते हैं। नाउ इसको मैं बताती हूँ। चिप आप समझ रहे हो, जैसे आपके फोन में भी चिप होती है ना, तो वैसे ही आप समझ लो कि आपके पास एक चिप है, ठीक है। एक आपके पास छोटी सी चिप है जिसको आप उपयोग करना चाहते हो फॉर द सॉलिड कलर। कोई हल्का कलर ले लेके या डार्क ले लेते हैं, ठीक। चलो, मान लो कि ये आपके पास एक चिप है, ठीक है। अब आपको इस चिप पे ऑलरेडी बहुत सारे जो डीएनए हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, लाइक इसमें अटैच्ड होंगे बहुत सारे डीएनए। आप यहाँ पर देखते हो कि अटैच्ड होंगे, ठीक है। ये पहले जो डीएनए है जो ऑलरेडी इन चिप पे क्या है, अटैच्ड है। तो पहला स्टेप, मान लो कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ एग्जांपल लेती हूँ कि हम लोग एक डिसीज डायग्नोसिस करने वाले हैं, डिसीज डायग्नोसिस करने वाले हैं, ठीक है, ऑफ अ पेशेंट, जिसमें हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा पैथोजन, विच पैथोजन is causing the disease, मतलब हमें ये नहीं समझ आ रहा है, हमारे पास एक पेशेंट आया हुआ है, हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि भाई इस पेशेंट को कौन सा जो पैथोजन है, क्या बैक्टीरिया, क्या फंजाई, कौन सा है ऐसा पैथोजन जो इसमें डिसीज कॉज कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना बायोचिप क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ बायोचिप, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जैसे मान लो, हाँ चलो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप होगा प्रिपरेशन ऑफ चिप, ठीक है। जो हमारा बायो चिप है उसकी प्रिपरेशन करेंगे। अब इसकी प्रिपरेशन में जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो चिप है वो ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इस चिप को बना लेंगे। यहां हम देखेंगे बच्चा लोग कि थाउजेंड्स ऑफ डीएनए, यहाँ पर क्या होगा, 1000 ऑफ डीएनए यहाँ पर, जो कि नॉन डीएनए सीक्वेंस है, जिसके सीक्वेंस हमें पता है, नॉन डीएनए सीक्वेंस जो है वो यहाँ पर अटैच है। यानी हमें पता है कि हमने कौन सा डीएनए सीक्वेंस या जीन सीक्वेंस आप कह सकते हो वो यहाँ पर लगाया हुआ है। अब डीएनए ही बोलो, ठीक है। ये हमें पता है कि कौन सा डीएनए सीक्वेंस इस चिप पे ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक। तो ये हम प्रिपरेशन ऑफ चिप, हम क्या कर रहे हैं, हम चिप को उठा रहे हैं, ये ऑलरेडी बना हुआ है कि थाउजेंड्स ऑफ डीएनए जो नॉन डीएनए सीक्वेंस है वो यहाँ पर लगे हुए हैं, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, जिसे हम प्रोब भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं, इसे प्रोब बोल सकते हैं। और ये जो थाउजेंड्स ऑफ डीएनए है ये किसके हो सकते हैं, ये हमारे पैथोजेंस के हो सकते हैं, क्योंकि हमें इन्हीं का पता लगाना है ना। तो इन पैथोजन में बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, वायरस हो सकता है, इनके डीएनए इसमें क्या हुए हैं, लगे हुए हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, इसको हमने फिक्स किया है। ये हमने ये स्लाइड आप देख रहे हो, ये ग्लास की हो सकती है, ठीक है, ये सिलिकॉन की भी हो सकती है, ठीक है बच्चा लोग, ये ग्लास की हो सकती है और ये सिलिकॉन की भी हो सकती है। तो हमने इसको क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया। हम इसको प्लास्टिक की भी बोल सकते हैं, ठीक। हमने चिप जो है ऑलरेडी हमारे पास है बनी बनाई, मैं बस बता रही हूँ कि कैसे बनता है। हमने थाउजेंड्स ऑफ डीएनए जो कि हमारे नॉन डीएनए सीक्वेंसेस हैं, जिसे हम प्रोब कह रहे हैं, वो ऑलरेडी इन चिप में क्या है, लगे हुए हैं। उनमें डीएनए है बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस के। ये हमने उठाया, हमने चिप लिया, ठीक है। और फिर हम सेकंड क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या होगा हमारे पास, कि हम एक्सट्रैक्ट करेंगे डीएनए, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, ठीक है। और ये एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए कहां से होगा, फ्रॉम अ पेशेंट, ठीक है। तो पेशेंट का मान लो कि हम ब्लड ले लेते हैं, तो पेशेंट के ब्लड हमने ले लिए, ठीक है।
उसका एक्सट्रैक्शन किया। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सट्रैक्शन जो डीएनए है इसको हम क्या करेंगे, हम इसे डाई करेंगे। ठीक है, हमने इसे हम सैंपल बोल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सैंपल डीएनए है। तो इस सैंपल डीएनए को हम क्या करेंगे, डाई करेंगे। हम डाई करेंगे विथ फ्लोरेसेंट डाई। ठीक है, किसी भी कलर का हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है या फिर ब्लू भी हो सकता है। हमने सैंपल डीएनए को क्या कर दिया, हमने डाई कर दिया। आपको पता है ना, डीएनए हर चीज में होता है, आपने ब्लड लिया उसमें भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये डीएनए लिया, इसको हमने फ्लोरेसेंट डाई कर दिया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम इसको उठाएंगे और हम इसको इसमें ले आकर के हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे। यानी थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक, तो गिव मी अ मिनट। यहाँ पर मैं अब क्या कराऊंगी, थर्ड स्टेप में ये हमारा, ओहो यहाँ पे बन गया ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड ये हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या देखेंगे कि हम यहाँ पर इस तरीके से, जस्ट गिव मी अ मिनट, हमने हाइब्रिडाइजेशन में जो हमारा डीएनए चिप था, ठीक है, ये हमारा क्या है, डीएनए चिप है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी नन डीएनए लगे हुए थे, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अब जो हाइब्रिडाइज वाला डीएनए हो, मतलब जो हमने सैंपल डीएनए पेशेंट का लिया हुआ है, उसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ला करके डाल देंगे। ठीक, इस चिप पे हमने डाल दिया मतलब कैसे डाला, इसको हमने डाई किया था। ठीक है, इसके पास अपना कलर है। ठीक, और ये जो हमारे पास ये थाउजेंड्स ऑफ डीएनए है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये पैथोजेंस के डीएनए है। ठीक है, और हम इसे छोड़ेंगे फॉर लाइक थोड़े टाइम के लिए। फिर फोर्थ में हम देखेंगे कि जो डीएनए जो हमारे पेशेंट जो सैंपल डीएनए होगा, वो इस चिप के किसी ना किसी डीएनए से हाइब्रिडाइज करेगा। यानी यहाँ पर जो हमारे पास मैचिंग सीक्वेंसेस होंगे, मैचिंग सीक्वेंस जो होंगे वो क्या करेंगे, बाइंड कर जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, जो सैंपल का, जो हमारे पेशेंट का सैंपल वाला जो डीएनए है और जो हमारे डीएनए चिप में जो भी पैथोजन का डीएनए है, जो मैचिंग होगा वो क्या कर जाएगा, एक साथ यहाँ पर बाइंड कर जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इस चिप को धुल देंगे, हम इसे वॉश कर देंगे कि अगर कोई जो इसमें से डीएनए चिप्स पे जो डीएनए है, अगर उनकी बाइंडिंग नहीं हुई है तो वो क्या कर जाए, नीचे गिर जाए, मतलब वो हट जाए। सिर्फ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जो मैचिंग सीक्वेंसेस जो बाइंड हुए हैं सिर्फ वही रहे इस डीएनए पे। तो हमने उसको वॉश कर दिया डीएनए चिप्स पे। ठीक है, तो हमने इसे वॉश कर दिया। फिर फिफ्थ होगा डिटेक्शन। ठीक है, क्या होगा, डिटेक्शन। डिटेक्शन में क्या होगा, हम इस चिप को स्कैन करवाएंगे। ठीक है, आई होप आप साथ में लिख रहे हो, नहीं भी लिख रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेना। ठीक है, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। डिटेक्शन में क्या होगा, देखो हम स्कैन करेंगे चिप को विथ आवर लेजर और फ्लोरेसेंस डिटेक्टर। इससे हम इसको स्कैन कर देंगे एंड ये जो फ्लोरेसेंट डिटेक्टर है, ये फ्लोरेसेंट स्पॉट्स इनको कहो आप, कि फ्लोरेसेंट जो स्पॉट होंगे वो हमें इंडिकेट कर देंगे। वो हमें क्या इंडिकेट करेंगे, मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो वो हमें इंडिकेट कर देंगे विच जीन आर प्रेजेंट। विच जीन, मतलब जीन क्या लिख रहे हैं हम लोग, तो पैथोजन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप समझो विच पैथोजन इज प्रेजेंट। ठीक है, अगर हमारे पेशेंट को वायरल फीवर होगा तो वायरस के डीएनए से जाके उसके सैंपल्स उनकी मैचिंग हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर बैक्टीरियल होगा तो बैक्टीरिया से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर उनका
फंगल होगा तो फंगल से जाके हो जाएगा, और ऐसे हमें पता चल जाएगा कि कौन से पैथोजन जो है वो वहां पर प्रेजेंट हैं। फिर हम क्या करेंगे आफ्टर डिटेक्शन, कौन सा पॉइंट था ये, पांचवा। तो 6 पॉइंट है एनालिसिस, ठीक है। द 6 पॉइंट इज एनालिसिस। अब हम क्या करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इंटेंसिटी ऑफ, मतलब ये एनालिसिस आप देख सकते हो, लाइक फर्दर प्रोसेस होगी कि थोड़ी बहुत एनालिसिस होगी एंड आफ्टर दैट हमको ये पता चल जाएगा कौन से पैथोजन ने डिसीज कॉज किया है, एंड उस हिसाब से हम दवा दे देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये जो बायोचिप्स है ना, ये कैंसर वगैरह हो गया, थैलेसीमिया जैसा बीमारी हो गया, ठीक है, या ऐसी सब बीमारी हो गई, उनको जानने में ये बायोचिप्स काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब देखो, जो मैंने चिप बनाया था ब्राउन कलर में, वो एक्चुअली में यही चिप्स है, ठीक है, ये देख रहे हो, यही चिप्स है, ठीक। इनको हम लोग माइक्रो एरे भी कहते हैं। फर्स्ट बायोचिप जो है वो डेवलप किया गया था एफी मैट्रिक्स के द्वारा यूएसए में 1981 में। फर्स्ट जीन चिप जो है वो एचआईवी जीनोटाइपिंग के लॉन्च हुआ था, एचआईवी जीनोटाइपिंग लॉन्च्ड इन 1994। तो जीन जो हमारा चिप है वो एचआईवी जीनोटाइपिंग के लिए लॉन्च किया गया था 1994 में। टाइप ऑफ बायोचिप देखो, डीएनए माइक्रो एरे जो मैंने आपको बताया, डीएनए माइक्रो एरे भी हो सकते हैं जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस के लिए, प्रोटीन माइक्रो एरे हो सकते हैं प्रोटीन की स्टडी करने के लिए, एंड माइक्रो फ्लूइडिक चिप्स हो सकते हैं फ्लूइड बेस्ड रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप बायो चिप्स को याद कर सकते हो। यूजेस कहाँ कहाँ है, डिसीज डायग्नोसिस में, जीन एनालिसिस में, ड्रग टेस्टिंग में, एंड पैथोजन डिटेक्शन। तो मैंने आपके लिए पैथोजन डिटेक्शन वाला जो एग्जाम्पल था वो बताया है। कैंसर, थैलेसीमिया, इन सब की बीमारी के लिए भी हम देखते हैं कि डीएनए चिप्स का यूज किया जाता है। फिर बायोसेंसर्स की अगर हम बात करें, बायोसेंसर्स क्या है, बायोसेंसर्स ऐसी डिवाइस हैं जो मेजर करते हैं बायोलॉजिकल या केमिकल रिएक्शंस और हमें सिग्नल देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनालाइट कंसेंट्रेशन, ठीक है। फर्स्ट बायोसेंसर्स को डेवलप किया गया था क्लर्क के द्वारा, ठीक है, 1956 में। इसको यूज किया गया था ऑक्सीजन डिटेक्शन के लिए इलेक्ट्रोड का यूज करके, और इनको बोला जाता है फादर ऑफ बायोसेंसर। तो क्लर्क को हम लोग फादर ऑफ बायोसेंसर कहते हैं। और जो इलेक्ट्रोड का यूज करके ऑक्सीजन डिटेक्शन किया गया था, उस डिवाइस का नाम हमने क्लर्क इलेक्ट्रोड रखा हुआ है फॉर द ऑनर, इन द ऑनर ऑफ क्लर्क, ठीक है। फिर 1962 में अगर थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखें तो 1962 में एम्पीरोमेट्रिक एंजाइम इलेक्ट्रोड बनाया गया था फॉर ग्लूकोज डिटेक्शन। ग्लूकोज डिटेक्शन के लिए सबसे पहले हमने एम्पीरोमेट्रिक एंजाइम इलेक्ट्रोड बनाया। 1969 में फर्स्ट पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर बनाया गया यूरिया डिटेक्शन के लिए। 1970 में आयन सेंसिटिव फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बनाया गया बेर्ग वेल्ड के द्वारा, और लेड टू डेवलपमेंट ऑफ आई स्टेट बायो सेंसर। जिनकी भी मम्मी को शुगर होगा उनके घरों में आपको ये चीजें देखने को मिल रही होगी, जिसे हम ग्लूकोमीटर कहते हैं। ये ग्लूकोमीटर इज एन एग्जांपल ऑफ बायोसेंसर। तो कैसे काम करता है बता दूं, अभी बताती हूँ। देखो एग्जाम्पल क्या क्या है प्रेजेंट यूजेज में, हम ब्लड के ग्लूकोज को जानते हैं, मतलब शुगर जिन लोगों को है उसको यूज करने के लिए ग्लूकोमीटर का यूज करते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट में भी यूज होता है ये बायोसेंसर, और ब्लड पैरामीटर टेस्टिंग में भी हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं बायोसेंसर्स के, एनालाइट्स होते हैं सब्सटेंस जिसको मेजर करना है, बायो रिसेप्टर्स होते हैं एंजाइम एंटीबॉडी जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं इस एनालाइट को, ट्रांसड्यूसर होते हैं जो इन सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जो कि एम्पलीफाई एंड प्रोसेस करते हैं सिग्नल्स जो कि कन्वर्ट किए गए हैं ट्रांसड्यूसर के द्वारा, और फिर ये एम्पलीफाई होकर के हमें रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको देखना है कि बायोसेंसर क्या है, बस ये लास्ट टॉपिक है एंड आपका यूनिट 2 जो है वो खत्म हो गया। नाउ टेल मी व्हाट इज दिस बायोसेंसर। अगेन बायो मतलब क्या होता है बताओ, बायो मतलब डिवाइस होती है ना, ओह सॉरी, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या फिर बायोलॉजिकल, चलो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख दो, बीइंग लिख दो, लिविंग बीइंग।
एंड सेंसर, देखो डिवाइस लिखा होता है तो आप बस डिवाइस कहते हो, अब ये सेंसर लिखा हुआ है तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी, एकदम अच्छे से समझते हैं। देखो सेंसर क्या होता है, लिख लो, डिवाइस दैट डिटेक्ट द चेंजेस इन इन्वायरमेंट। अब वो आपके बॉडी के आउटसाइड इन्वायरमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इनसाइड की बात हो रही है, ठीक है, बॉडी इन्वायरमेंट इनसाइड की बात हो रही है। एंड सेंड सिग्नल, तो इनको हम सेंसर कहते हैं, सेंस करते हो, है ना, अगर मैं यहाँ पे चींटी काटूं तो मेरी बॉडी ने सेंस किया, तुरंत में ऐसी आवाज आई, है ना, तो क्योंकि मैंने सेंस किया है, सेंसर। तो वैसे ही जो डिवाइसेस, जो सेंसर्स होते हैं, ये ऐसे डिवाइस होते हैं जो हमारी बॉडी के इनसाइड जो इन्वायरमेंट होता है उसको ये क्या करते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं अगर कुछ भी चेंजेस आए हैं तो, और उसको सिग्नल के रूप में डिस्प्ले पे दिखा देते हैं, ठीक है। द वेरी क्लासिक एग्जाम्पल इज योर ग्लूकोमीटर, जो कि डायबिटीज को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, मेरे घर पे है, अभी मैं देखती हूँ, लेकर के आती हूँ और आपको दिखा दूंगी। देखो कंपोनेंट जो कि मेजर कंपोनेंट है बायोसेंसर्स के, देखो कंपोनेंट ऑफ बायो सेंसर, तो बेसिकली आप देखते हो कि बायो सेंसर में यू हैव बायो रिसेप्टर। सबसे पहले आपके पास एक बायो रिसेप्टर होगा, और रिसेप्टर मतलब ही समझ आ रहा है, कुछ रिसीव करेगा। तो रिसीव क्या क्या कर सकता है बताओ, ये बायो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये डिटेक्ट करते हैं, चलो अभी लिख देते हैं ऐसे, ये डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट द टारगेट मॉलिक्यूल। अब टारगेट मॉलिक्यूल में जैसे एंजाइम्स हो सकते हैं, ठीक है, और बताओ क्या हो सकते हैं, एंटी बॉडी हो सकते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बायो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं टारगेट मॉलिक्यूल को, टारगेट मॉलिक्यूल्स में एंजाइम हो सकते हैं, एंटीबॉडी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकता है, या फिर आप ब्लड भी यूज कर सकते हो, ठीक है, मतलब एनीथिंग टारगेट मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड इज आवर ट्रांसड्यूसर, ठीक है, मैंने इमेज लगाया है क्या, लेट मी सी, अच्छा मैंने उसका इमेज नहीं लगाया, वरना मैं आपको और अच्छे से समझा देती, मैं कोशिश करूंगी कि मैं इमेज लगा दूं, ठीक है, उससे आपको और अच्छे, थोड़ा देर बैठ के पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, जैसे ही हमने बायो रिसेप्टर पे ब्लड बेसिकली हम लगाते हैं, ब्लड को हमने बायो रिसेप्टर पे लगाया, ठीक, उसको हमने मशीन के अंदर इंसर्ट किया, तो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, जो हमारा आप कह सकते हो केमिकल, जो आप कह सकते हो ट्रांसड्यूसर में जो बायोलॉजिक, अच्छा केमिकल नहीं होगा, हमारा है ना, ये बायोलॉजिकल होगा, जो हमारा बायोलॉजिकल सिग्नल है उसको ये कन्वर्ट कर देगा, बायोलॉजिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है, कन्वर्ट बायोलॉजिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ट्रांसड्यूसर ने किया, और जैसे ही ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आएगा वैसे ही यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, डिस्प्ले, यानी रीडिंग आपको यहाँ पर दिख जाएगी, जो आपका मान लो आप ब्लड ले रहे हो सैंपल में, ठीक है, तो बायो रिसेप्टर पे हमने ब्लड रखा, ट्रांसड्यूसर ने उसको बायोलॉजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बताया, और डिस्प्ले करेगा रीडिंग कि आपका ब्लड शुगर कितना है ना, वो बता देगा कि ब्लड शुगर आपकी बॉडी में कितना है। तो इस तरीके से हमारा बायो सेंसर काम करता है, कुछ बहुत इसमें नहीं है, मैं एक बड़ा सा इमेज लगा दूंगी जिसको थोड़ी देर आप आराम से बैठ के पढ़ोगे, आपको समझ आ जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बायो सेंसर जो है वो उपयोग होता है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द योर बायो सेंसर एंड ऑल, ठीक है, लास्ट में, ठीक है, थैंक यू है, ओके। तो इस तरीके से हमने बायो सेंसर्स भी कंप्लीट कर लिए, एंड
बस बायोसेंसर वाला मैं लगाऊंगी तो उसे पढ़ लेना, ठीक है, नथिंग एल्स। एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जहां पर हम यूनिट 3 पढ़ेंगे। एंड आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय।